तो बच्चों करते हैं एआर का ये क्वेश्चन। यहां एसर्शन सम चार्ज इज पुट एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं और इसके सेंटर पर हमने चार्ज यहां पर रख दिया। इट विल मूव टू द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही आप इसको डालेंगे सारा चार्ज कहां पहुंच जाएगा, इसकी सरफेस पे। कहां चला जाएगा? सरफेस पे। क्योंकि आप जानते हैं कंडक्टर में ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अचीव करना चाहते हैं, इसलिए दूर से दूर जहां तक संभव हो वहां चले जाते हैं। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर ही स्टेबिलिटी अचीव होती है, इसलिए फिजिक्स में हर बॉडी यही चाहती है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उसकी बनी रहे। आप खड़े हो तो चाहते हो बैठ जाएंगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ज्यादा आराम मिलेगा, और उसके बाद मौका मिले तो लेट जाएं और पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और सो जाएं। तो वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हर बॉडी अचीव करना चाहती है। खैर ये बात समझे होंगे, करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट। यहां लिख लेते हैं ए हमारा ट्रू है। करेक्ट लिखें या ट्रू लिखें, समझते हैं आप। रीजन है कंडक्टिंग स्फीयर हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट द सेंटर। ये भी करेक्ट है क्योंकि यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े होता है, सबके सब तो चार्ज जो भी रहेगा यहां पर सब इसकी सरफेस पे ही मिलेगा। तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू और साथ में इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। द आंसर इज ए कि भाई कोई भी यहां पर क्यूब, यहां पर सेंटर पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। कोई भी नेट चार्ज यहां प्राप्त अगर हो रहा होगा तो वो सरफेस पे ही चला जाएगा कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये एआर का क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। लिखा है असर्शन में ए पॉइंट चार्ज इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ ईच साइड एल। एक क्यूब बना लेते हैं पहले, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। क्यूब तो लगे भी तो क्यूब है, ये साहब ऐसे बना देते हैं, ये लगभग क्यूब आपको लगेगा। ये मान लीजिए क्यूब बन गया है। अब इसके सेंटर पे कलर बदल लेता हूं, इसके सेंटर पे यहां कहीं आप एक क्यू चार्ज रख दियो, ये सेंटर है, यही बोल रहे हैं ये, और इसका एल जो है वो साइड है इस क्यूब का। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम ईच सरफेस ऑफ द क्यूब इज 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? देखिए गॉस लॉ के अनुसार, यहां पे अगर आप गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ क्या बताता है कि भैया अगर कोई इनक्लोज सरफेस है तो उससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इससे टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्योंकि ये सेंटर पे है इसलिए सिमेट्री के अनुसार हर फेस ऑफ द क्यूब से समान फ्लक्स निकलेगा। कितने इसके फेस हैं? एक क्यूब के 6 फेस होते हैं। ये 4 तो दीवारें हो गई और छत और बॉटम। क्यूब के अंदर अगर बैठे हो सेंटर पे तो 4 तो तरफ, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट आपकी दीवारें हो गई या उसके फेसेस हो गए, एक टॉप और एक बॉटम, 6 फेसेस हो गए। तो ये अगर हम एक फेस से निकालने जाएं तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। डिवाइड इसलिए कर पाए हैं क्योंकि सिमेट्री बन रही है। अगर ये चार्ज सेंटर पे नहीं होगा, खिसका दीजिए सेंटर से, तो एक फेस से इतना नहीं निकलेगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जैसे बल्ब की रोशनी होती है, आप सेंटर पे रखोगे क्यूब के तो चारों तरफ बराबर रोशनी, लेकिन अगर इसको हटा के बल्ब किसी दीवार के पास ले जाओगे, दीवार के पास, तो दीवार पे ज्यादा रोशनी होगी और जिससे दूर जा रहा है जिस दीवार पे, उसमें कम हो जाएगी। ऐसा सोच लीजिए आप। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप सेंटर पर हैं तो सभी फेसेस से 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर फ्लक्स जाएगा। लेकिन अगर इसके सेंटर से इसको हिला देते हैं चार्ज तो टोटल फ्लक्स तो सेम रहेगा, लेकिन पर फेस से जाने वाला फ्लक्स बदल जाता है, और वो उसके लिए हायर कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, सॉलिड एंगल वगैरह जो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोर्स में नहीं है। ठीक, तो ये आपका 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात हो जाती है। यानी असर्शन क्या हो गया बेटा, यहां पर ये हो गया ट्रू। बढ़िया। अब देखते हैं रीजन। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। ये भी ट्रू है, ये तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है कि टोटल फ्लक्स जो होता है उसको कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए यहां पर जो रीजन है ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है,
क्योंकि इसकी जो घटना घट रही थी कि एक फेस से कितना निकलेगा उसकी कोई जानकारी इन्होंने दी नहीं। इन्होंने तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट दे दिया जो कि सही है अपने आप में, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करता वो कि भाई ए फेस से कितना निकल रहा है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बी, कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन, और यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड डिसअपीयर्स। तो ये जो है हमेशा तो डिसअपीयर नहीं होगा, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कॉन्वेक्स लेंस है जिस लिक्विड में आप डिप कर रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इस जो लेंस के लिए मैं कुछ लिख देता हूँ क्योंकि लिक्विड का लिखने के लिए L लिख रहा हूँ तो इसका M लिख देता हूँ। अगर यहाँ UM इजिकल टू UL हो जाता है, यानी दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाते हैं, तो ये डिसअपीयर होता है। तो आपका ये 2024 का क्वेश्चन है, आंसर वहाँ दे रखा था कि भाई ये डिसअपीयर हो जाता है हमेशा। ये करेक्ट नहीं है, फिर भी मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। असर्शन जो है इसको मैं ट्रू लिख रहा हूँ, आप समझिएगा मेरी बात। ये हमेशा ट्रू नहीं रहता है, ये तभी ट्रू होता है जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम और लेंस का सेम हो जाए। ठीक है, अब रीजन क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस एंड द लिक्विड आर इक्वल। ये इसका जो रीजन है, अगर इसको सही होना है तो ये रीजन भी ट्रू होना चाहिए, और तब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर आप ए कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या हमेशा ऐसा होगा? हमेशा की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब भी लेंस को आप किसी लिक्विड में डालेंगे, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है तो डिसअपीयर होता है। वो लॉजिक नीचे लिखा हुआ, उसी बेसिस पे आपने इसको कहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन 2021 का। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर ए प्रिज्म इज लेसर फॉर रेड लाइट एंड देन दैट ऑफ ब्लू लाइट। आप हमेशा एक मोटे तौर पे याद रखिए कि जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है वो लेम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोटे तौर पे। तो इस समय आप जानते हैं कि जो लेम्डा होती है रेड कलर की, वो सबसे बड़ी होती है, ब्लू से बड़ी होती है। तो लेम्डा अगर बड़ी हो गई तो डेल्टा छोटा हो गया। तो लेम्डा रेड के लिए अगर मिनिमम डिविएशन की बात करें, ये हो जाएगा आपका छोटा लेम्डा मिनिमम डिविएशन ब्लू कलर के लिए। तो ये पहली बात जो लिखी है वो क्या हो जाएगी? करेक्ट। तो असर्शन आपका हो गया ट्रू। इस बात को याद रखिएगा, इस पे कई सवाल घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है इसका रीजन? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म फॉर ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेड लाइट। ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट भी है, क्योंकि जो रिलेशन होता है आप देखें, सिंपल रिलेशन लिखते हैं फॉर स्मॉल प्रिज्म के लिए, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी का म्यू ज्यादा है तो उसका फिर डेल्टा भी ज्यादा होगा। म्यू ज्यादा करेंगे तो डेल्टा ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देख पाए कि जिसका मतलब सेम रिलेशन है, तो यहां के हिसाब से म्यू जो ब्लू है वो आपकी ग्रेटर हो जाएगी म्यू ऑफ रेड, और इसी वजह से डेल्टा पे इंपैक्ट आ रहा है। तो जो रीजन बोला है कि ब्लू लाइट का ग्रेटर होगा रेड लाइट से, वो करेक्ट है, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये मामला था रीजन का, आप समझ पाए होंगे, और ये ऊपर वाला मामला था असर्शन का। ये ठीक, तो ये रीजन हो गया आपका अगेन ट्रू बेटा, और साथ में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो इसका आंसर क्या बनाओगे? इसका आंसर ए लिखोगे, जहां पर असर्शन रीजन दोनों सही होते हैं, और जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन। यहां लिखा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसका जो मैग्नीफाइंग पावर वो नेगेटिव होता है। मैं फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए लिख रहा हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। -L/FO 1 + D/FE। ये कब के लिए था? एट जब फाइनल इमेज बनती है D के ऊपर, और आप देखेंगे तो M की वैल्यू जाती है इनफाइनाइट पे जब बनती है, -L/FO
इंटू डी अपॉन एफ ई। कब कहाँ बनती है? जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। ये माइनस साइन क्या बताता है? ये माइनस साइन ये बताता है कि जो इमेज है, फाइनल इमेज वो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड होगी। और फिजिक्स में बोले तो ये उल्टी होगी, यही चीज ये माइनस बता रहा है। तो ये पहला वाला भी सही है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव, यानी असर्शन हो गया बेटा क्या? ट्रू। और रीजन लिखा है द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, ये तो गलत हो गया, इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ये जो रीजन था वो हो गया बेटा फॉल्स। तो आप जानते हैं कि अगर असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर सी को सही करते हैं आप। असर्शन करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन। यहां लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन या जर्मेनियम प्योर। तो उसका जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी जो उससे जो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, वो दोनों ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्डिंग टूटती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो होल भी पैदा हो जाएंगे। आप जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne इज इक्वल टू NH होता है। ठीक, तो ये पहली बात जो असर्शन की हुई ये तो ट्रू साबित हो गई कि ये सही है। द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स इंक्रीजेज इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ राइज इट्स टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग से टूट जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो छोड़कर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हुए और अपनी सीट छोड़ के गए, उसी को होल बोलते हो। तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक होल बन गया, तो दोनों ही ज्यादा हो जाता है चार्ज कैरियर। और चार्ज कैरियर जो इंट्रिंसिक में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। तो यहां पर बात की जाए तो रीजन भी आपका ट्रू है और साथ में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये आंसर हो गया आपका बेटा ए। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों करते हैं असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन। तो लिखा है सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये जो असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ मैं बताता हूं भी आपको। असर्शन यहां पे है बेटा ट्रू। इसके कई कारण है। पहला तो कारण ये है कि सिलिकॉन थर्मल स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। सिलिकॉन की कुछ खूबियां हैं सिलिकॉन की जर्मेनियम के ऊपर। तो क्या क्या खूबियां हैं बात की जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर ये स्टेबल रहते हैं, एबंडेंस में मिलते हैं, ये एबंडेंट लिख देते हैं। और साथ में इसका जो ऑप्टिमल बैंड गैप मिल जाता है आपको, बैंड गैप फॉर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस। तो एक तो थर्मल स्टेबिलिटी है, दूसरा ये काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, और तीसरा इसका जो बैंड गैप है ना, जो ईवी और ईसी के बीच का गैप है वो भी ऑप्टिमल होता है कईयों के लिए। इसलिए सिलिकॉन को ओवर जर्मेनियम हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देख रहे हैं रीजन क्या लिखा हुआ है, तो ट्रू हो गया। द एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज मोर देन द एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन। ये फॉल्स लिखा हुआ है। जो एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन का, एनर्जी गैप सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन तो लिख ही लेंगे यहां। सिलिकॉन की बात की जाए तो ESI की जो बात करें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम की बात करें EGE की बात करें तो वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सिलिकॉन का जो गैप है वो आपके जर्मेनियम से ज्यादा है, और यहां तो लिखा है जर्मेनियम का ज्यादा है, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो यहां पर जो है रीजन आपका दिया है बेटा फॉल्स। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। इसी ये भी कारण रहता है ना इसको चुनने के लिए। तो सिलिकॉन को नॉर्मली जर्मेनियम से ऊपर हम सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, कारण मैंने इधर बताए, और ये भी कारण है कि इसका एनर्जी गैप जो होता है जर्मेनियम से ज्यादा हो जाता है, जिससे कि आपको यूज करने में ऑप्टिमल बैंड गैप मिलता रहता है। तो इसको आप यहां पर नोट कर लीजिए।
तो बच्चों करते हैं असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है इन ए सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी देन दोज इन द वैलेंस बैंड। ये लिखा हुआ है गलत। आपको जैसा मालूम है कि ये बना दिया मैंने वैलेंस बैंड, ये क्या बोल रहे हैं वैलेंस बैंड, बीच में एनर्जी गैप, और ये बन गया आपका कंडक्शन बैंड सपोज करिए सीबी, और ये बीच में एनर्जी गैप है जिसे आप ईजी लिखते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनका एनर्जी लेवल कम होता है, और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन कूद के पहुंच जाएंगे तो इनका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। तो एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज हायर देन द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। तो पहली बात जो लिखी है कि कंडक्शन बैंड में कम होता है एनर्जी लेवल, ये गलत साबित हो गई। तो असर्शन यहां क्या हो गया है बेटा, फॉल्स। अच्छा, अब लिखा है डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, अबव द वैलेंस बैंड इन सेमीकंडक्टर। ये भी गलत है। जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो ये आप लिखते हैं ना, इसे लिखते हैं ईसी, जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, और वैलेंस बैंड का जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल होता है उसे ईवी कहते हैं। तो आपका जो डोनर का एनर्जी लेवल है वो जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड बनता है, जिसे आप ईडी के नाम से जानते हैं। डोनर का एनर्जी लेवल जस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मोटे तौर पे डिफरेंस होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का। तो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड बनता है, ना कि जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। वो तो एक्सेप्टर का होता है। तो ये बात भी यहां पर गलत लिखी हुई है, यानी रीजन भी अगर कहा जाए तो वो भी बेटा यहां पर आ जाता है फॉल्स। तो आज दोनों ही गलत हो गए, तो इसका आंसर हो गया बेटा डी। तो आप समझ पाए होंगे इन दोनों ही गलत बात लिखी है तो आंसर डी हो जाता है। इसको आप नोट कर ले बेटा। तो बच्चों करते हैं असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन। यहां है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। सही बात है, एन टाइप के अंदर आप देखेंगे कि एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा होती है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स से। NH लिख देते हैं। एनी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। बट द क्रिस्टल मेंटेन्स एन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो एज ए होल सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो वो न्यूट्रल होता है। यहां पर ये नहीं समझ लेना कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये निगेटिवली चार्ज है, नहीं। एज ए होल सेमीकंडक्टर वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने ही न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं। भाई डोनर जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो तो अगर +5 वाला आपने ऐड किया है तो +5 न्यूक्लियस में है, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर थे जिसमें से एक निकल गया है, तो +5 तो न्यूक्लियस में है ही। तो टोटल ओवरऑल सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है। ठीक, तो ये असर्शन यहां हो गया आपका ट्रू। आगे बात कर रहा है यदि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय डोनर एटम, जैसे मान लीजिए डोनर एटम है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन वाला दिया है, तो ये एक मान लीजिए इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 अब 5वां यहां बढ़ा देते हैं। इसने बॉन्डिंग कर ली बाकी से जो सिलिकॉन बगल में बैठा था। ये देखिए इसने ऐसे सिलिकॉन से बाइंडिंग कर ली। आपको थोड़ा समझा देते हैं। तो ये देखिए सिलिकॉन से इसने बाइंडिंग ये कर ली। तो ये देखिए बॉन्डिंग के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़े से लटके हैं, थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो टूट के निकल जाएंगे। लेकिन अगर निकल जाएंगे तो Ne तो बढ़ जाएगा, लेकिन +5 भी तो है, एडिशनल दिख रहा है तो उसके अंदर भी तो 5 है। तो ओवरऑल तो शांति बनी हुई है, मतलब ओवरऑल न्यूट्रलिटी बनी हुई है, क्योंकि जितना माइनस है उतना प्लस है यहां पर। खैर, तो ये बात बिल्कुल सही है रीजन। तो रीजन हो गया ट्रू और ऊपर से करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो ये आप समझ गए कि इसका आंसर हो जाता है यहां पर ए। तो ये आपने ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने यहां समझा भी दिया, बात क्लियर हो जाती है। नोट कर लीजिए इसे आप।